स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। दिस इज़ माय 12th लेक्चर। और भारतीय संसद के द्वारा हाल ही में निर्मित नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत यह अबेटमेंट और अबेटर की लाइबिलिटी क्या है आपराधिक मामलों में, इस पर इस व्याख्यान के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अबेटमेंट को धारा 45 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अबेटमेंट कितने प्रकार से हो सकता है और अबेटर की क्या आपराधिक दायित्व है और माननीय उच्चतम न्यायालय के क्या इस पर महत्वपूर्ण निर्णय हैं, विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस पर क्या निर्णय हैं, इसको लेकर के इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अबेटमेंट के अपराध को धारा 45 के अंतर्गत 45 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। और इसे स्क्रीन पर आप देखें तो अबेटमेंट के अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के अंतर्गत 3 माध्यमों से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। धारा 45 से प्रावधानित करती है कि जहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह दुष्प्रेरण का अपराध गठित करता है, वह दुष्प्रेरण का अपराध माना जाएगा, दैट इज अबेटमेंट। अर्थात एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रोवोक करता है, उकसाता है, तो दैट प्रोवोकेशन, दैट इंस्टिगेशन इज अ क्राइम। उस क्राइम का नाम है अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। अथवा जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आपराधिक कार्य करने के लिए समझौता करता है और उस समझौते के परिणाम स्वरूप कोई अपराध घटित कर दिया जाए, कोई अपराध कारित कर दिया जाए, वह कार्य भी दो व्यक्तियों का आपसी पारस्परिक समझौता कोई अवैध कार्य करने के लिए और उस समझौते के फलस्वरूप अपराध का घटित होना, यह भी अबेटमेंट है। अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इसको। तीसरा है, तीसरी कैटेगरी का जो अबेटमेंट है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए कहता है और दूसरा व्यक्ति उस अपराध को करने में तीसरे व्यक्ति की कोई मदद करता है, वह दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है अपराध करने के लिए, तो यहाँ पर सहायता के द्वारा अपराध करने के लिए अबेटमेंट बाय एड, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करता है, ऐसा धारा 45 के अंतर्गत प्रावधानित करता है। अर्थात जब एक व्यक्ति दूसरे को अपराध करने में कोई सहायता पहुंचाता है, तो यह जो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प जो सहायता है, वह अवैध कार्य करने के लिए या विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए की गई सहायता अपराध है और उस अपराध का नाम है अबेटमेंट बाय एड, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करना। अब इसको दृष्टांत के माध्यम से और केस लॉज के माध्यम से, न्यायालय के निर्णय के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर देखें, एक एक करके मैंने उकसाने के द्वारा अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, बाय प्रोवोकेशन, ये पहला है धारा 45 का जो फर्स्ट कंपोनेंट है। उसके अंतर्गत जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोले गए शब्दों के द्वारा या वैचारिक समर्थन के द्वारा कोई अवैध कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर दृष्टांत स्वरूप, यदि ख को ग की हत्या के लिए प्रेरित करता है कि ख ग की हत्या कर दे, क के कहने पर ख ग की हत्या कर देता है, यहाँ पर ख
तो मर्डर किया है तो ख इज़ मर्डरर, बी इज़ मर्डरर एंड जो ए है उसने उसके कहने पे चूँकि वह मर्डर हुआ है तो उसके उकसाने पर, उसके प्रोवोकेशन पर हुआ है, इसलिए ए इज आल्सो लायबल फॉर मर्डर। तो आपराधिक कानून ये कहता है कि जो डूअर है, जो मेन करता है, वह तो अपराधी है ही, साथ ही साथ वह अपराध नहीं हुआ होता यदि उस अपराध के लिए उकसाया नहीं गया होता, प्रोवोक नहीं किया गया होता, इंस्टिगेट नहीं किया गया होता। तो इंस्टिगेटर का जो प्रोवोकेटर है, इंस्टिगेटर है, वह भी उस अपराध के लिए उतना ही उत्तरदायी होगा मानो कि स्वयं उसी ने अपराध किया हो। कानून, आपराधिक कानून ये मानता है कि जो घटित अपराध है वह घटित अपराध नहीं घटता, नहीं किया जाता जब तक कि करना वाले कर्ता को, डूअर को इंस्टिगेट न किया गया हो, उकसाया न गया हो उस कार्य को करने के लिए। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्ति क और ख उस घटित हत्या के लिए उत्तरदायी होंगे। क यहाँ पर अबेटर है, दुष्प्रेरक है, और ख चूँकि उसके उकसाने में, कहने में अपराध किया है, इसलिए ख भी अपराधी है। क और ख दोनों समान दंड के भागी होंगे और दोनों ही हत्या के लिए अभियोजित और दोषी किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 45 के अंतर्गत बोले गए शब्दों के द्वारा या बाई कंडक्ट, आचरण के द्वारा भी कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए धारा 45 के अंतर्गत अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के अंतर्गत न केवल बोले गए शब्दों को कवर किया गया है, बल्कि मौन रहना भी एक प्रकार से उस अपराध को करने में सहायता माना जाएगा। जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध को रोकने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, विदिता बाध्य है कि उस अपराध को करने से, घटित होने से रोके, और यदि वह व्यक्ति उस अपराध को रोकने से अपने आप को पीछे कर लेता है, विमुख हो जाता है, उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करता है, तो आपराधिक कानून ये मानता है कि वह लोभ करता है, वह ओमिट करता है, मीन्स अपने कर्तव्य से, अपने विधिक कर्तव्य से पीछे हटना, विमुख होना, यह अपराध माना जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कांस्टेबल या पुलिस जिसके समक्ष कोई अपराध हो रहा है और उस अपराध को रोकने में वह कांस्टेबल या पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करता, तो कानून ये मानती है कि वह उस अपने विधिक कर्तव्य की अवहेलना किया है, विधिक कर्तव्य से विमुख हुआ है, तो वह भी अपराधी है, क्योंकि उसके ऊपर विधि ने, कानून ने यह दायित्व आरोपित किया था कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के अवैध कार्य को घटित होने से वह रोके। इसलिए यदि वह उस अपराध को रोकने से पीछे हट जाता है, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास, रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करता है, तो कानून ये मानती है, लॉ प्रिज्यूम करती है कि उसने ओमिट किया है, उसने अपने विधिक कर्तव्य से पीछे विमुख हुआ है, इसलिए वह भी लोभ के द्वारा उस कार्य को करने में, उस कार्य को घटित होने में, उस अपराध को घटित होने में एक प्रकार से मदद किया है। यद्यपि सक्रिय मदद नहीं किया है, परंतु उस अपराध को न रोक करके उसने भी उस अपराध के घटित होने में अप्रत्यक्ष रूप से उसने भी सहायता की है, इसलिए वह भी अपराधी है। तो धारा 45 के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया, अबेटमेंट का अपराध जो है उकसाने के द्वारा घटित होता है, जो पहली कैटेगरी का है। अब इसको केस लॉ के माध्यम से भी समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के इस पर निर्णय क्या है। तो इस पर सबसे महत्वपूर्ण वाद है तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य। स्क्रीन पर आप देखें, तेज सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और दूसरा है क्वीन वर्सेस मोहित का वाद। इसी को तेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस में ये 1958 का केस है, AIR 1958 राजस्थान उच्च न्यायालय का केस है। इस वाद में अभियुक्त को एक स्त्री की आत्महत्या करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अभियोजित और दोषित किया गया था। तथ्य इस प्रकार से थे कि राजस्थान राज्य में एक स्त्री अपने पति के मृत्यु पर
अपने आप को आग के समक्ष, अग्नि के समक्ष अपने आप को समाप्त करने का प्रयत्न कर रही है। और तेज सिंह और कुछ अन्य लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के कुछ ऐसे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं जैसे कि सती माता की जय, सती माता की जय। इन लोगों के द्वारा इन शब्दों का बोला जाना और तत्पश्चात उस स्त्री के द्वारा वह प्रयत्न किया जाना, अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाना, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा यह माना गया कि तेज सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा बोले गए शब्द उस अपराध के घटित होने में सहायता, उस अपराध को घटित होने के कारण बने थे। इसलिए इन लोगों ने उस स्त्री को प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया, उकसाया, जिस उकसाहट के परिणाम स्वरूप, उस बोले गए शब्दों के परिणाम स्वरूप उस स्त्री ने अपने जीवन को समाप्त किया, आत्महत्या किया। इसलिए ये लोग भी आत्महत्या के, उस स्त्री की आत्महत्या के लिए उकसाने के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। तो यह एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको, दूसरा इस पर केस एक है प्रतिमा दत्ता वर्सेस वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य। इस केस में 1977 का केस है। प्रतिमा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1977, कलकत्ता हाई कोर्ट। प्रतिमा दत्ता को अपनी बहू की आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था। अभियुक्ता प्रतिमा दत्त प्रायः अपने बहू को ऐसे शब्दों का प्रयोग करती थी कि वह दहेज कमलाई है और उसके घर वालों ने जो वादे किए थे उस धनराशि को उन्होंने नहीं दिया। और बार बार अभियुक्त के द्वारा, प्रतिमा दत्ता के द्वारा अपनी बहू को यह कहना कि यदि वह मृत्यु भी कर ले, अपना जीवन भी समाप्त कर ले, तो यह उस परिवार के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इस प्रकार के बोले गए शब्दों के परिणाम स्वरूप वह आहत होकर के, मृतका आहत होकर के, परेशान होकर के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, बोले गए शब्दों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि अभियुक्त प्रतिमा दत्ता के द्वारा बोले गए शब्द उस अपराध को करने में उकसाना माना गया, इंस्टिगेट माना गया। उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या हुई होगी। इसलिए अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता को आत्महत्या के, उकसाने के द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी मानते हुए उसे दोषित किया गया। पुनः उच्च न्यायालय में, कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय के द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह निर्णित किया गया कि अभियुक्ता प्रतिमा दत्ता का जो कार्य है वह कार्य उकसाने की श्रेणी में माना जाएगा और वह उस आत्महत्या के उकसाने के परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषित की गई। तो यह एक दहेज जो हत्याएं हैं, जो डाउरी डेथ की केसेज हैं, डाउरी डेथ के जितने मामले होते हैं उसमें 95% कहा जाए तो 95% जो मामले होते हैं उसमें फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, सास ससुर जो है वह दुष्प्रेरक के रूप में होते हैं, अबेटर के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा दहेज की मांग की जाना, डाउरी डिमांड किया जाना, डाउरी डिमांड न फुलफिल करने पर उस विवाहिता के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाना, ये ऐसे मामले हैं जो कि जितने भी मामले आते हैं न्यायालय के समक्ष उसमें 95% मामले जो डाउरी डेथ के होते हैं वह इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं कि सास और ससुर जो मदर इन लॉ होते हैं, फादर इन लॉ हैं, उनको दुष्प्रेरक माना जाता है कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों से ही उस स्त्री ने अपनी आत्महत्या करने का प्रयत्न किया होगा और आत्महत्या के प्रयत्न को चूँकि पति और पति के नातेदारों के द्वारा बोले गए शब्दों से वह अपराध हुआ है, इसलिए सभी लोगों के विरुद्ध न केवल दहेज हत्या बल्कि दहेज हत्या के साथ साथ उकसाने के द्वारा मृत्यु कारित करने की भी धाराएँ लगती हैं। तो ये हो गया प्रथम कैटेगरी, जो प्रथम कोटि का अबेटमेंट है, उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध, धारा 45(1) के अंतर्गत
मैंने उसको विस्तार से चर्चा किया। अब दूसरा देखते हैं, सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण। स्क्रीन पर देखें, अबेटमेंट बाय एड, बाय हेल्प। सहायता के द्वारा एक व्यक्ति कैसे अपराध को करने में सहायक हो सकता है, इसे धारा 45 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। धारा 45 उपधारा 3 यह प्रावधानित करती है कि जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपराध करने में सहायता पहुंचाता है, वह सहायता के माध्यम से उस अपराध के घटित होने का माध्यम बनता है, अतः वह दोषी है, वह दुष्प्रेरक है। और वह दुष्प्रेरक किस कैटेगरी का है? वह जो अबेटर है वह बाई एडर है, बाई एड है, सहायता के द्वारा उस अपराध के घटित होने का दोषी होगा। इसको दृष्टांत के रूप में समझें, जैसे मैंने, आप उसको स्क्रीन पर देखें, मैंने स्लाइड में बनाया है कि क ख को ग की हत्या के लिए कहता है, क ख को ग की हत्या के लिए कहता है, घ क के हाथ में चाकू दे देता है। अर्थात क ख को ग की हत्या के लिए उकसाता है, कहना का मतलब है कि उसको इंस्टिगेट करता है, उकसाता है, और घ उसके हाथ में एक प्रकार से सहायता पहुंचाता है कि जिससे कि वह उस अपराध को कारित करे। तो घ ने एड किया, घ ने हेल्प किया है। तो यहाँ पर इस अपराध, घटित अपराध में घ जो है वह एडर है, हेल्पर है, और क इंस्टिगेटर है। क ये जो अपराध घटित हुआ है, जो मर्डर हुआ है, उसमें जो ए है दैट इज़ अबेटर, और जो डी है वह डी जो है हेल्पर है, उसने एड किया है, एडर है। उसी की एड की वजह से, उसी के द्वारा पकड़ाए गए चाकू से मृत्यु कारित की गई है। तो इस दृष्टांत में दो आपराधिक दायित्व तो देखने को मिलता है। अर्थात क जो है उकसाने के द्वारा, फर्स्ट कैटेगरी का धारा 45 की धारा 1 के अंतर्गत अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन एंड अबेटमेंट बाय हेल्प, बाय एड। तो इस दृष्टांत में दोनों प्रकार के, दोनों कैटेगरीज के अबेटमेंट को देखा जा सकता है। और दोनों व्यक्ति, प्रश्न होता है कि क और ख एंड घ किस अपराध के दोषी होंगे? तो यहाँ पर तीनों एक ही दंड के दोषी होंगे। वह अपराध, वह हत्या नहीं हुई होती यदि क ने ख को नहीं कहता, और यदि वह हत्या नहीं हुई होती यदि घ के द्वारा हाथ में चाकू नहीं पकड़ाया गया होता। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कानून ये मान के चलता है कि जो घटित अपराध है, जितने लोगों के कंसर्टेड एफर्ट का, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का, मतलब सम्मिलित प्रयत्न का वह परिणाम है, उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं, कोऑर्डिनेट किया उन्होंने, सभी लोग एक समान दंड से दोषी होंगे। इसी को आपराधिक विधि के अंतर्गत अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन और अबेटमेंट बाय एड की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसको सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण पर केस समझने का प्रयास करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पर एक लीडिंग केस डिसाइड किया गया। उस केस को मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 1995, सुप्रीम कोर्ट। इस केस का तथ्य इस प्रकार से है कि राम कुमार के विरुद्ध ब्लासंग, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत रेप करने के लिए अभियोजन लाया गया था। राम कुमार जो हेड कांस्टेबल है और इसका एक सहयोगी कांस्टेबल, दोनों के द्वारा एक 19 वर्षीय विवाहिता को उसके पति के साथ थाने पर लाया जाता है और पति को बाहर, थाने के बाहर बैठकर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त राम कुमार उस 19 वर्षीय विवाहिता के साथ पुलिस लॉकअप में रेप कमिट करता है और बाहर बैठा हुआ कांस्टेबल उस विवाहिता के पति पर नज़र रखने के लिए उसको बाहर ही रोके रखता है और अंदर जाने से मना कर देता है। इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष संज्ञान में लाने पर, न्यायालय में जब यह मामला आता है तो विचारण न्यायालय के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने राम कुमार और उसके सहयोगी हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल दोनों को उस पीड़ित
महिला के प्रति बलात्संग के अपराध का दोषी करार करते हुए दोषित किया गया। परंतु बाहर बैठा हुआ कांस्टेबल का यह तर्क था, राम कुमार के सहयोगी कांस्टेबल का यह तर्क था कि उसने बाहर बैठकर मात्र इंतजार किया, उसके पति को बाहर बैठा करके मात्र वह इंतजार कर रहा था और उसके द्वारा वह वास्तव में अपराध घटित नहीं हुआ, इसलिए वह दोषी नहीं है। इसमें केवल और केवल हेड कांस्टेबल राम कुमार को ही दोषी ठहराया जाए। विचार न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और यह निर्णित किया कि जो बाहर बैठ करके उस घटित अपराध को होने का इंतजार कर रहा है और उसके विवाहिता के पति को किसी भी हस्तक्षेप से रोके रखने का प्रयत्न करता है, वह भी उस अपराध को घटित होने में सहायता पहुंचाया है, मदद किया है, इसलिए वह भी एडर है, वह भी हेल्पर है और उसी दंड का भागी होगा जिस दंड का भागी मुख्य अपराधी राम कुमार, जो स्वयं उस अपराध को करता है। अपील किए जाने पर हाईकोर्ट ने भी उस मामले की पुष्टि की। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब ये मामला आया तो उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णित किया कि इस मामले में तथ्य के आधार पर हेड कांस्टेबल राम कुमार और उसका सहयोगी जो कि बाहर बैठा हुआ है वह भी उतना ही दोषी है जितना कि मुख्य अपराधी, अतः उसको भी घटित बलात्संग के अपराध का दोषी मानते हुए दोषित किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो एडर है, जो हेल्प कर रहा है उस अपराध को करने में, वह भी और जिसने उस अपराध को किया है, दोनों घटित अपराध के लिए भागी होंगे, घटित अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। तो यह 3 ऐसे मैंने आपको दृष्टांत हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन और अबेटमेंट बाय एड हेल्प को समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अब इसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण केस है केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस केस को इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस को हम इंदिरा गांधी हत्या केस के नाम से भी जाना जाता है। केहर सिंह और उसके सहयोगियों के विरुद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302, सपठित धारा 34, 120B षड्यंत्र के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए अभियुक्तों को अभियोजित किया गया था। अभियुक्त का यह तर्क कि वह तत्कालीन प्रधानमंत्री के मात्र अंगरक्षक के रूप में था, बॉडीगार्ड के रूप में था और उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस बात में यह निर्णित किया गया कि केहर सिंह भी उस अपराध के घटित होने में एक प्रकार से हेल्प किया है, सहायता पहुंचाया है और सहायता के द्वारा उस अपराध को घटित होने में सहायक रहा है, इसलिए वह भी दोषी है। इस केस पर ये 4 ऐसे मामले हैं जिसको कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया। केहर सिंह के वाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो इसके पहले का जो भारतीय दंड संहिता था, BNS के पहले जो आपराधिक कानून था जिसके अंतर्गत आपराधिक मामलों में अभियुक्त को दोषित किया जाता था, इंडियन पिनल कोड 1860, उस भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के लिए अपराधियों को दोषित की जाती थी और 302 के अंतर्गत मर्डर था। चूंकि धारा 120B के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दंडनीय बनाया गया था और धारा 107(2) के अंतर्गत भी कॉन्स्पिरेसी शब्द का उल्लेख किया गया था, तो एक कन्फ्यूज़न था, प्रायः एक संदेह इन दोनों धाराओं के अंतर्गत आता था कि जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल बनाया गया धारा 120B के अंतर्गत, तो धारा 107(2) के अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी को अलग से प्रावधान करने का क्या तात्पर्य है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा केहर सिंह
बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में इन दोनों के डिफरेंस को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया कि धारा 107 उपधारा 2 के अंतर्गत जो कॉन्स्पिरेसी है वह कॉन्स्पिरेसी धारा 120 बी की कॉन्स्पिरेसी से अलग है। इस मायने में अलग है कि धारा 107 उपधारा 2 के अंतर्गत जो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी है वो, और धारा 120 बी के अंतर्गत जो कॉन्स्पिरेसी है वह प्योरली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अर्थात धारा 107 उपधारा 2 के अंतर्गत अबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी वह तब माना जाएगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं, तो उस सहमति के परिणाम स्वरूप अपराध का किया जाना आवश्यक है, तभी उसको धारा 107 उपधारा 2 के अंतर्गत लाया जाएगा। जबकि धारा 120 बी के अंतर्गत दो व्यक्तियों का अवैध कार्य करने की पारस्परिक सहमति ही दंडनीय बनाया गया है। उसके लिए कोई ओवरएक्ट का होना आवश्यक नहीं है, उसके लिए उस सहमति के परिणाम स्वरूप किसी कार्य का होना आवश्यक नहीं है। एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट इटसेल्फ इज अ क्राइम, कि अवैध कार्य करने की सहमति ही, मतलब एग्रीमेंट एक व्यक्ति से होगा नहीं, एग्रीमेंट में कम से कम दो व्यक्ति, तो दो व्यक्तियों का अवैध कार्य करने की जो सहमति है वह स्वमेव अपराध है। ये धारा 120 में लिखा हुआ है। और 107 में जो अबेटमेंट जो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी तब दंडनीय होगी जब उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में कोई अपराध किया गया हो। और धारा 120 के अंतर्गत जो कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए अपराध का किया जाना आवश्यक नहीं है, मात्र सहमति ही, अवैध कार्य की सहमति ही दंडनीय बनाया गया है। तो इस बात को स्पष्ट किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो यह एक इस पर महत्वपूर्ण केस है। 5 मैंने 4 केस बताए। 5वां जो महत्वपूर्ण केस इस पर है, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर AIR 1925 प्रिवी काउंसिल। जैसा कि यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह केस कई धाराओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। यह केस सेक्शन 34 IPC के अंतर्गत भी इम्पॉर्टेंट था, जिसके अंतर्गत बारेंद्र कुमार घोष को एक पोस्टमास्टर की हत्या के लिए अभियोजित किया गया था। तो यह सेक्शन 34 में भी इम्पॉर्टेंट है। एक अन्य धारा में कुछ ऐसे मामले, आपराधिक मामले हैं जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी, और ये भारतीय न्याय संहिता जो अभी हाल में कानून बना इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे मामले हैं जो लगभग कई धाराओं में कॉमन है। मर्डर हुआ तो 302 IPC की धारा 302, मर्डर हुआ है कॉन्स्पिरेसी से तो धारा 120B का लगना स्वाभाविक है, और सुनियोजित योजना प्री प्लान्ड के तहत मर्डर हुआ है तो एक अन्य धारा लगेगी, 34 लगेगी। तो ये जो केस है यह न केवल धारा 302 मर्डर में इम्पॉर्टेंट है, वहाँ इसका उल्लेख होगा, बल्कि इसका उल्लेख सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन में होगा, और साथ ही साथ इस केस का उल्लेख धारा 120B के अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी में, इस केस का उल्लेख अबेटमेंट में भी होगा। कॉन्स्पिरेसी के तहत अबेटमेंट हुआ इसलिए, या सहायता के माध्यम से अपराध हुआ, इसलिए भी इस केस का उल्लेख किया जाना यहाँ पर आवश्यक है। कुछ ऐसे केस हैं, कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिस जजमेंट को आप देखेंगे कई धाराओं में उसकी संलिप्तता रहती है, कई धाराओं से उसका कनेक्शन होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने इंदिरा गांधी के केस को बताया, राजीव गांधी हत्या केस को बताया। वह ये सारे मामले न केवल हत्या वाले चैप्टर में होंगे, न केवल मर्डर में धारा 302 में इसका उल्लेख किया जाएगा, बल्कि जब कॉन्स्पिरेसी की बात आएगी, आपराधिक षड्यंत्र की बात आएगी, तो भी इन केस का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो मर्डर हुआ वह भी कॉन्स्पिरेसी का परिणाम था। और तीसरा जहां पर इस केस का उल्लेख होगा वह प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, प्री प्लान के तहत मर्डर हुआ, तो वो धारा 34 कहता है कि जब प्री प्लान के तहत कोई कार्य हो, अपराध हो, तो वह 34 माना जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के तहत कोई अपराध किया जाए तो उसको सेक्शन 34 के अंतर्गत लाएंगे। तो सेक्शन 34 धारा 120B षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर, ये जितनी भी हत्या के मामले होंगे उसमें निश्चित रूप से अगर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मर्डर किया गया है तो वह निश्चित रूप से या तो कॉन्स्पिरेसी होगी
या तो उकसाया गया होगा, अबेटमेंट किया गया होगा, तब वो मर्डर हुआ होगा, या पूरी भीड़ के द्वारा, एक मॉब के द्वारा मॉब लिंचिंग हुई, एक मॉब के द्वारा भीड़ कारित की गई हो। तो ऐसी स्थिति में जो हत्या के मामले हैं वो कई धाराओं में उनका संबंध माना जाता है। अब बारेंद्र कुमार घोष को, जैसा कि मैंने बताया, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 302 जो पहले मर्डर का था उसमें भी ये महत्वपूर्ण केस है, और इसका उल्लेख अबेटमेंट में भी है, दुष्प्रेरण में भी है। क्योंकि बारेंद्र कुमार घोष जिस समय वह वारदात हुई, हत्या कारित की गई, वह पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था और उसके सहयोगियों के द्वारा अंदर पोस्ट मास्टर जो कैश गिन रहा था, पैसा गिन रहा था, उसकी पैसे को उससे छीना गया और विरोध करने पर उसकी मृत्यु कारित कर दी गई। तो यह लूट वाले भी चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, हत्या कर दिया गया, मर्डर, अर्थात बारेंद्र कुमार घोष का बाहर खड़े रहना एक प्रकार से हेल्प किया गया, एक प्रकार से उस अपराध को करने में सहायता पहुंचाई गई। तो इसलिए बारेंद्र कुमार घोष को सहायता के द्वारा हत्या के अपराध का भी दोषी माना गया। तो 5 ऐसे मामले हैं जो इस अबेटमेंट के अंतर्गत मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद आते हैं, देखने का प्रयास करते हैं अबेटर कौन है, हु इज़ अबेटर, दुष्प्रेरक कौन है। अभी तो बात हुई अबेटमेंट के लिए, दुष्प्रेरण अपराध के लिए। अब उसके नेक्स्ट जो धारा, अगली धारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 46, आप उसको स्क्रीन पर देखें। उसमें दुष्प्रेरक को बताया गया कि अबेटर कौन है, हु इज़ अबेटर। ये धारा 46 में बताया गया है कि दुष्प्रेरक व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उस अपराध को करने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? इंस्टिगेट करता है, उकसाता है। दूसरा, जो कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेटर है। जो एड करता है, सहायता देता है, एडर है या हेल्पर है। तो दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अवैध लोप करने को प्रेरित करना भी अपराध है। दृष्टांत, जैसे पुलिस से कहा जाए कि वह कुछ समय के लिए अपना स्थान छोड़ दे जिससे कि अपराधी वहाँ पर वह अपराध कर दे, तो पुलिस का उस स्थान को छोड़ना जहाँ पर वह बैठने के लिए विधिक रूप से अपेक्षित है, विधिक रूप से बाध्य है, वह पुलिस चौकी आधे घंटे, 1 घंटे के लिए छोड़कर उस पुलिस बीट या पुलिस चौकी से हट जाता है कि जिससे कि अपराधी पुलिस चौकी के सामने ही हत्या कर दें, अपराध कर दें, लूट कर लें। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी का, पुलिस कांस्टेबल का, चौकी प्रभारी का पुलिस स्टेशन चौकी को छोड़ करके हटना भी उस अपराध को घटित होने में सहायता पहुंचाना माना जाता है और कानून उनको दंडित करेगी। तो इसके अंतर्गत अबेटर कौन है? धारा 46 से कहती है कि जिसने उकसाया है, इंस्टिगेट किया है, इंस्टिगेटर इज अबेटर। कॉन्स्पिरेटर इज अबेटर, जो कॉन्स्पिरेसी किया है ही इज आल्सो अबेटर, वह भी दुष्प्रेरक है। जो एड किया है, जो हेल्प किया है अपराध को करने में, हेल्पर इज, एडर इज आल्सो का अबेटर। तो दुष्प्रेरक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपराध करने को उकसाता है या जो अपराध करने में समझौता करता है, जो अपराध करने के लिए एग्रीमेंट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है। और तीसरा है जो अपराध को करने में सहायता पहुंचाता है, एडर है। 3 दुष्प्रेरक हैं। इन तीनों के अतिरिक्त जो सहायता पहुंचाता है अपराध करने में, प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से जो सहायता पहुंचाने से तात्पर्य है कि जिसका इन्वॉल्वमेंट सीधे उस अपराध में हो। अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य है कि लोभ के द्वारा, जैसा कि मैंने दृष्टांत से बताया कि यद्यपि उस अपराध को कर नहीं रहा है, प्रत्यक्ष कोई उसमें मतलब अपने हाथ से उसका कोई शारीरिक उस अपराध को करने में कोई शारीरिक सक्रिय सहयोग नहीं है, हिंसा नहीं की जा रही है, वायलेंस नहीं है, असॉल्ट, हमला नहीं किया जा रहा, बल्कि उस अपराध को करने में अपनी भूमिका को छिपाना या जो उसको विधि ने दायित्व दे रखा है उस दायित्व से पीछे हटना, विमुख होना, लोभ के माध्यम से भी वह अपराध को करने में सहायता पहुंचा रहा है, इसलिए वह भी सहायता के द्वारा अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। तो ये धारा 46 के अंतर्गत दुष्प्रेरक कौन है, प्रेरक दुष्प्रेरक कौन है,
ये विस्तार से बताया गया है। अब आते हैं स्क्रीन पर, देखें नेक्स्ट, दुष्प्रेरक का दायित्व। इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कि दुष्प्रेरक जो अबेटर है, अपराध तो नहीं किया लेकिन उकसाया अपराध करवाया है, दुष्प्रेरित अपराध किया जाए या नहीं तो भी दुष्प्रेरक उत्तरदायी होगा। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि यह आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए सक्षम हो, अर्थात जिससे अपराध करवाया जा रहा है हो सकता है 7 वर्ष से कम आयु का बालक हो, व्यक्ति हो, वो अपराध करने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। तो यद्यपि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं मानता, आपराधिक विधि कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता, परंतु चूंकि उससे अपराध करवाया गया है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक को यह कहा गया है कि वह दूध की गिलास को किसी एक्स व्यक्ति के मेज पर रख दे, जिससे कि एक्स व्यक्ति उसे दूध समझते हुए पी लेगा। वास्तव में दूध में पॉइजन जहर मिला हुआ है, वह जो है ए के द्वारा एक्स के उस गिलास में दूध में जहर मिलाया हुआ है। 7 वर्ष से कम आयु का बालक इस बात का ज्ञान नहीं है कि दूध में जहर है या दूध में ये गिलास में जहर है या गिलास में दूध है। वह ये समझते हुए कि गिलास, भरी हुई गिलास है, दूध है, उसको एक्स के मेज पर रखता है। यहाँ पर विधिक रूप से लीगली जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है वह अपराध करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता, वह किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं होगा, परंतु जिसने उस अपराध को करवाया है उस बालक के माध्यम से, वह व्यक्ति उस घटित अपराध के लिए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है उस जहरीले दूध के सेवन से, तो उस हत्या, उसे मर्डर माना जाएगा और उस हत्या के लिए वह व्यक्ति जिसने पॉइजन जहर मिलाया है वह कानून की नज़र में हत्यारा है और उस हत्या के अपराध के लिए दोषित किया जाएगा। यद्यपि वह 7 वर्ष से कम आयु के बालक को दोषमुक्त कर दिया जाएगा, मानो कि उसने कोई का अपराध किया ही नहीं, क्योंकि कानून मानती है कि वह अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं रखता। दूसरा इस पर इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस अपराध को करने के लिए उकसाया गया है या सहायता पहुंचाई गई है, वह व्यक्ति अपराध करने से अगर मना कर दे, उदाहरण के तौर पर ख से कहता है कि वह अगर हत्या करेगा तो उसको 1 लाख रुपया देगा, ख ऐसा करने से मना कर देता है, ख कहता है कि वह अपराध नहीं करेगा, तो यहाँ पर ख का मना करना, इनकार करना, यद्यपि कि ख किसी अपराध का दोषी नहीं है परंतु क अपराधी है। कानून ये कहता है कि क के द्वारा बोले गए शब्द विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए क उकसाने के अपराध का दोषी है। यद्यपि उस उकसाहट में कोई अपराध नहीं किया गया है, अपराध घटित नहीं हुआ, यह एक अलग तथ्य है, फिर भी जो अपराध करने के लिए उकसाया है, शब्द बोला है, वह अपराधी है और कानून उसको दंडित करेगा। इस आधार पर कानून दंडित करेगा कि लॉ प्रिज्यूम करती है कि यदि उकसाहट में अपराध हो गया होता तो इसमें मुख्य कर्ता और उकसाहट दोनों दोषी होते, परंतु यह दुष्प्रेरित व्यक्ति किसी कारणवश, किसी डर या भय से उस अपराध को करने से इनकार कर देता है, तो भी उकसाने वाला व्यक्ति, जो प्रवोक करने वाला, भड़काने वाला व्यक्ति है, वह कानून की नज़र में अपराधी है और उसे दोषित किया जाएगा। 2 स्थितियां हो गई। तीसरी स्थिति तीसरा इसका जो पहलू ये है कि जहां पर अबेटमेंट किया गया है, इंस्टिगेट किया गया है और वांछित परिणाम नहीं निकलता है। उदाहरण के तौर पर क ख से कहता है कि वह ग की हत्या कर दे, ख ग पर प्रहार करता है परंतु ग की मृत्यु नहीं होती, तो वांछित परिणाम का न घटित होना भी क और ख को किसी भी प्रकार से आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता। क और ख दोनों आपराधिक रूप से संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे, यद्यपि वांछित लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। अर्थात जिस भी घटित अपराध के लिए
वह हत्या करना चाहते थे, हत्या नहीं हो पाया, तो हत्या के प्रयत्न के लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, ये अटेम्प्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो अबेटर की लाइबिलिटी है, तीन इसके पहलुओं को देखेंगे। एक तो अबेटर के द्वारा अबेटमेंट किया जाए और उसमें कोई अपराध करने वाला व्यक्ति मना कर दे कि नहीं अपराध नहीं करेंगे, तो भी अबेटर उत्तरदायी होगा। दूसरा है कि वांछित लक्ष्य को प्राप्त न किया जाए तो भी अबेटर उत्तरदायी होगा आपराधिक रूप से। और जो अबेटेड व्यक्ति है वह विधिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी अबेटर आपराधिक रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। तीन प्रकार के दायित्व तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में पहले दिया गया था और वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पहले के कानून आपराधिक कानून में और वर्तमान के आपराधिक कानून में दोनों धाराओं को याद रखेंगे। समानताएं लगभग समान हैं, कुछ को छोड़ करके केवल धाराओं का अंतर है। और सैद्धांतिक समानता चूँकि जो सिद्धांत हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आपराधिक जो सिद्धांत हैं इन तीनों प्रकार के अबेटमेंट में वह पहले भी कानून में था और इस वर्तमान आपराधिक कानून के अंतर्गत भी उसको उसी रूप में स्वीकार किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दुष्प्रेरित अपराध से भिन्न अपराध के लिए दायित्व क्या है। तो स्क्रीन पर आप देखें, मैंने पहला लिखा है दुष्प्रेरक दायी नहीं होगा जैसे दुष्प्रेरक ने केवल चोरी के लिए उकसाया हो, परंतु आगजनी हो जाए तो वहाँ पर जो अबेटर है केवल चोरी के अपराध के लिए दोषी होगा, आगजनी के लिए नहीं। केवल दुष्प्रेरित अपराध के लिए ही उत्तरदायी होगा, अन्य अपराध के लिए नहीं। अबेटर की क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी, इसको 5 हेड में मैंने बांटा हुआ है। 3 मैंने हेड को पहले ही अभी जस्ट पहले इसके बताया। चौथा जो है यह है कि अबेटर का जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वह क्रिमिनल लायबिलिटी उसके द्वारा अबेटेड एक्ट के लिए ही है, अन्य घटित अपराध के लिए अबेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। जहां पर अबेटर ने चोरी के लिए किसी को उकसाया हो और चोरी करते समय वह व्यक्ति उस घर में आग लगा दे, तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंट एक्ट किया गया है, अबेटेड एक्ट से जो डिफरेंट एक्ट कमिट किया गया है, उसके लिए अबेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि यदि साक्ष्य के माध्यम से यह न्यायालय में साबित कर दिया जाए कि दोनों लोगों में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है कि केवल चोरी करना है, यही साक्ष्य है और वह दस्तावेजी साक्ष्य है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग है, न्यायालय के समक्ष इस चार्जशीट में आ रहा है कि वॉइस रिकॉर्डिंग में केवल क ने ख को चोरी करने के लिए कह रहा है और ख उस पर सहमति दे रहा है और बाद में चोरी, जिस घर में चोरी हो रही है उस घर में आग भी लगा दी जा रही है विरोध किए जाने पर, गृह स्वामियों के द्वारा विरोध किए जाने पर। तो जो अबेटेड एक्ट है उससे भिन्न अपराध के लिए अबेटर की कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होगी। कानून स्पष्ट, इस पर बहुत स्पष्ट है। लेकिन इसका एक अपवाद है, 99% तो ये सत्य है। कानून में लॉ, जितने भी आपराधिक कानून हो या सिविल कानून हो, उसमें अपवाद, एक्सेप्शंस बहुत हैं और अपवाद जो है वह सामान्य कानून से बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अपवाद कानून सामान्य नियम को डाइल्यूट कर देते हैं, शिथिल कर देते हैं। अपवाद इसका क्या है, अबेटर न केवल अबेटेड एक्ट के लिए बल्कि घटित अपराध के लिए, उससे भिन्न घटित अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा। कब? जब भिन्न घटित अपराध उस अबेटेड एक्ट का अवसंभावी परिणाम हो, कि जिस कार्य के लिए उकसाया गया है उस ऐसे अपराधों में प्रायः जो घटित अपराध है वह उसका संभावित परिणाम होता ही होता है। वह उस जो घटित अपराध है उस दुष्प्रेरित कृत्य का निश्चित परिणाम होता है। और प्रायः ऐसे अपराधों में जो घटित अपराध है, दुष्प्रेरित अपराध के परिणाम स्वरूप जो घटित अपराध है, प्रायः वह अपराध जो है बहुसंख्यक, मतलब 100 में 99% वह अपराध जो भिन्न अपराध घटित हुआ है वह भी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यह स्वीकार कर लेगा कि जो भिन्न घटित अपराध है वह भी अबेटेड एक्ट का इतना इंटरकनेक्टेड कृत्य था कि उसको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर अगर आगजनी के लिए कहा जाए, उकसाया जाए और आगजनी में किसी की मृत्यु हो जाए, तो जो किसी के घर में आग का लगाया जाना, अगर इसके लिए उकसाया जाए तो आग लगाने में बहुत संभावना है कि उसमें अगर व्यक्ति है तो मर भी सकता है। तो यहाँ पर अबेटर यह नहीं कह सकता कि उसने केवल आग लगाने के लिए कहा था, न कि उसमें किसी की मृत्यु कारित करने के लिए। कानून ये कहती है कि आगजनी ऐसी घटना है कि जिसमें आगजनी की घटना में मृत्यु का होना अवश्यंभावी है, कि अगर उस मानव निवास करने वाले व्यक्ति स्थान पर अगर आग लगाई जा रही है तो यह निश्चित है कि उसमें जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे उनकी मृत्यु संभव है कि वो मर भी जाएं, क्योंकि आग का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जब तक वो बचने का प्रयास करेंगे तब तक वो मर भी सकते हैं। और डॉक्टरी रिपोर्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट यह साबित कर दे कि मृत्यु का कारण जो है व्यक्ति का जलना है, जो आग से व्यक्ति जला है, जलने से ही मृत्यु हुई है, तो न्यायालय को निस्संदेह निष्कर्ष पर पहुंचने में रंच मात्र भी संदेह नहीं होगा कि जो अबेटर है वह न केवल आगजनी के लिए बल्कि मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा। और दोनों धाराओं में अबेटर को अभियोजित किया जाएगा, आग लगाने के लिए आगजनी के अपराध के लिए और हत्या के लिए भी, आगजनी के द्वारा मृत्यु कारित करना, हत्या कारित करना, दोनों धाराओं में उसके विरुद्ध मुकदमा चलेगा और उसकी आपराधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। तो इसको इतना ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आते हैं, स्क्रीन पर आएँ। मैंने इसको लिखा, जहाँ घटित अपराध दुष्प्रेरित कार्य से जुड़ा हो। इसको जस्ट अभी मैंने बताया कि जहाँ किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जाए जो इतना आसन संकटपूर्ण है कि घटित जो अपराध है उसी दुष्प्रेरण का परिणाम हो, तो दुष्प्रेरक पूर्णतः सभी घटित अपराध के लिए दायी होगा, उत्तरदायी होगा। दृष्टांत को मैंने अभी जैसा बताया, अ ब को स के घर में आग लगाने के लिए कहता है, जिसमें उसमें एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर उसकी मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसको अभी जस्ट मैंने आपको दृष्टांत के माध्यम से बताया। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं कि हम उसको जो घटित अपराध है और दुष्प्रेरित अपराध से अलग कर ही नहीं सकते हैं। तो जहाँ पर कृत्य दोनों इंटरकनेक्टेड हों और घटित अपराध अवश्यंभावी का मतलब है कि वह उसका पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा हो, 99% संभावना हो कि दुष्प्रेरित कार्य जो हुआ है और घटित कार्य उसका 99% परिणाम है, तो ऐसी स्थिति में उस भिन्न अपराध के लिए भी अबेटर उत्तरदायी होगा। अब नेक्स्ट देखें इसमें स्क्रीन पर, जब दुष्प्रेरित कार्य किया जाए और संहिता में स्पष्ट प्रावधान न हो दंड का, तो इसके लिए 3 धाराओं में मैंने इसको बांटा है। पहला है सेक्शन 49, वहाँ घटित अपराध के लिए प्रावधानित दंड से दंडित होगा। यह स्पष्ट है कि जिस अपराध के लिए उसको अबेट किया गया, अगर वही अपराध घटित हो जाए, तो जैसे चोरी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 वर्ष का है, चोरी के लिए अबेट किया जाए, दुष्प्रेरित किया जाए और चोरी हो जाए तो 3 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। यह सेक्शन 49 कहता है। धारा 55 में लिखा हुआ है कि जहाँ आजीवन कारावास के दुष्प्रेरण में आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए उकसाया जाए, यदि अपराध न किया जाए तो मैक्सिमम 7 साल की सजा, और यदि उसमें उपहत्य हो जाए, मतलब उसमें इंजरी हो जाए, क्षति हो जाए, तो 14 वर्ष का कारावास। और धारा 56 है 56, दुष्प्रेरण ऐसे अपराध का जो मात्र कारावास से दंडनीय हो और वह घटित न होने पर उसके 1/4 से, और वह घटित होने पर उसके आधे से कारावास से दंडित होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अबेटमेंट के लिए अबेटर की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, इसको अगर 3 भागों में हम देखें कि उसको क्या पनिशमेंट दंड क्या मिलेगा, तो पहली धारा 49 ने कहता है कि अबेटर जिस अपराध को करने के लिए अबेट किया है, उकसाया है, सहायता पहुंचाया है, उस अपराध के लिए अगर संहिता में स्पष्ट दंड का प्रावधान है तो उसी दंड का भागी होगा, अबेटर को उतना ही दंड मिलेगा। जैसे दुष्प्रेरक ने हत्या के लिए उकसाया है और हत्या हो गई है, तो मर्डर के लिए अधिकतम जो सज़ा है वह बीएनएस में दिया है, मृत्युदंड है, डेथ पेनाल्टी है या आजीवन कारावास है। तो डेथ पेनाल्टी या आजीवन कारावास में से दोनों में से किसी एक से अबेटर को दंडित किया जाएगा। परंतु कुछ ऐसे भी कृत कार्य हैं जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत
जहां दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी। तो ये कहता है कि जहां पर ऐसे कार्य को करने के लिए अबेट किया गया, उकसाया गया हो, जो मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, वहाँ पर उस अपराध को करने के लिए कोई व्यक्ति उकसाता है और वह अपराध न किया जाए तो भी दुष्प्रेरक को अधिकतम 7 साल की सज़ा हो सकती है, 7 ईयर्स का पनिशमेंट हो सकता है। दूसरा, जहाँ पर अबेटर ने, दुष्प्रेरक ने अपराध करने, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए उकसाता है और उस उकसाहट में क्षति हो जाती है, कोई शारीरिक क्षति हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरक को अधिकतम 14 वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। मात्र क्षति का हो जाना, वो भी साधारण क्षति है, घोर क्षति का नहीं, साधारण क्षति भी हो जाए, यदि उसका उसके अगर एक हाथ में भी चोट आ जाए, हाथ में भी फ्रैक्चर हो जाए, तो भी ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरक को 14 साल की सज़ा हो सकती है। दूसरा, वे अपराध जो मात्र कारावास से दंडनीय हैं, जिसमें केवल कारावास का प्रावधान है, यदि उस अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, उकसाया जाता है और वह अपराध घटित न हो, तो ऐसी स्थिति में दुष्प्रेरक उस कारावास के 1/4 कारावास से दंडित होगा। उदाहरण के तौर पर, चोरी के लिए उकसाता है, लेकिन जिसको उकसाया जाता है वो कहता है कि नहीं, चोरी नहीं करेगा, डर के मारे, भय के मारे चोरी करने से इनकार कर देता है। तो कानून ये कहता है कि जो उकसाहट, जो जिसने इंस्टिगेट किया है, भड़काया है, चोरी करने के लिए कहा है, उसको उस चोरी के लिए प्रावधानित कारावास के 1/4 दंड से दंडित किया जाएगा। चोरी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 वर्ष है। 3 वर्ष का मतलब 36 माह है और 36 माह का 1/4 अर्थात 9 महीने के कारावास से अबेटर को, दुष्प्रेरक को तब भी दंडित किया जाएगा भले ही चोरी का अपराध न घटित हुआ हो अथवा चोरी के अपराध को दुष्प्रेरित व्यक्ति ने करने से मना कर दिया हो। केवल न्यायालय के समक्ष यदि साक्ष्य आ जाए कि यह इसको प्रेरित कर रहा था, उकसा रहा था, परंतु चोरी करने से उसने मना कर दिया, तो भी कानून की नज़र में वह अपराधी है और उसे अधिकतम 9 माह की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो ये अबेटमेंट के विषय में अबेटर की क्या लायबिलिटी होगी जब अबेटेड एक्ट किया जाए या न किया जाए। तो अब देखते हैं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण। ये धारा 106 में लिखा हुआ है कि जहां पर किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए अबेट किया जाए, मैक्सिमम 10 वर्ष की कारावास। दूसरा मैंने लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है कि जहां पर एक धारा 161 के अंतर्गत प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों का दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, मैक्सिमम उनके लिए 2 वर्ष का कारावास है। सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाना, कि विद्रोह कर दिया जाए, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए, वहाँ पर उकसाहट, वहाँ पर ऐसे कार्य को उकसाने के लिए मैक्सिमम 10 वर्ष का कारावास, मिनिमम 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। तो आत्महत्या के अबेटमेंट के लिए पहले आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत किया गया था, जैसा अभी ठीक पहले इसके मैंने बताया कि उस पर प्रतिमा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस है कि जहाँ पर एक मदर, सास के द्वारा अपनी बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। तो आत्महत्या के उकसाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अंतर्गत अब इसे नए आपराधिक कानून में प्रावधानित कर दिया गया है। सेना के सदस्यों को उकसाया गया। सशस्त्र विद्रोह के लिए अगर कोई उकसाता है कि सरकार के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में मिनिमम कारावास जो है 10 वर्ष का, अधिकतम कारावास आजीवन का। यह दंड की मात्रा इसलिए बढ़ाई गई जिससे कि भारत में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं या देश विरोधी जो ताकतें हैं, उनको क्रश किया जाए और उनको इतना दंडित किया जाए कि उनके मस्तिष्क में भय उत्पन्न किया जाए दंड की मात्रा को बढ़ा करके, जिससे कि वह देश की एकता और अखंडता के प्रति, देश की संप्रभुता के प्रति वह किसी भी विद्वेष की भावना से आगे आकर के कोई भी आंदोलन न करें। और इसलिए इस
प्रकार के पनिशमेंट को, दंड को बढ़ाया गया है कि केवल उकसाना या उनको सहायता प्रदान करना ही उन्हें आजीवन कारावास के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अबेटमेंट और अबेटर की लायबिलिटी, इस पूरे व्याख्यान के अंतर्गत मैंने धारा 45 और धारा 46 के अंतर्गत विस्तार से अबेटमेंट और अबेटर की लायबिलिटी को, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केस हैं क्रिमिनल अबेटमेंट पर, क्रिमिनल का, और इस पर हाई कोर्ट के जो महत्वपूर्ण वाद हैं उसको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इसमें केहर सिंह का केस और राम कुमार वर्सेज हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण केस, इसमें मैंने आपको विस्तार से तथ्य सहित बताने का प्रयास किया है। और बहुत सारे जो मामले हैं इसमें हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। अबेटमेंट के अंतर्गत जो प्रायः दृष्टांत परीक्षाओं में दृष्टांत या उदाहरण से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें प्रायः एक दृष्टांत पूछा जाता है उदाहरण के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एक पुलिस अधिकारी अपने चौकी को, पुलिस थाने को कुछ समय के लिए इस आशय से छोड़कर चला जाता है जिससे कि वहाँ पर किसी एक अपराधी को यातना दी जाए, टार्चर किया जाए। पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? तो कानून की नज़र में पुलिस अपराधी ने सहायता के द्वारा हमले के दुष्प्रेरण का अपराधी माना जाएगा। जिसने उस यातना किया, टार्चर जो कर रहा है, जो शारीरिक हिंसा कर रहा है, वह तो अपराधी है ही है, साथ ही साथ वह पुलिस कांस्टेबल, वह पुलिस अधिकारी जो वहाँ का प्रभारी है, जो उस अपने स्थान को, पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को छोड़ करके कुछ समय के लिए क्यों न चला जाए, 5 या 10 मिनट के लिए क्यों न चला जाए, यदि 5 मिनट में वह अपराध घटित होता है तो वहाँ पर अपराध करने वाला व्यक्ति भी और उस पुलिस चौकी का प्रभारी भी अबेटर माना जाएगा, दुष्प्रेरक माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार के मामले, इस प्रकार के दृष्टांत प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो मैंने अबेटर और अबेटर की क्रिमिनल लायबिलिटी, इस नए कानून के अंतर्गत थोड़ा सा पनिशमेंट को बढ़ाया गया है, खास करके जो सशस्त्र विद्रोह के लिए है और सेनाओं में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को अगर उकसाने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पर। तो इस रूप में मैंने आपको अबेटमेंट की जो परिभाषा संक्षेप में दी गई है उसको बताने का प्रयास किया। अबेटर की लायबिलिटी, 5 प्रकार की उसकी जो लायबिलिटी है अबेटर की, उसको विस्तार से बताने का प्रयास किया और स्पष्टीकरण के माध्यम से जो इस धाराओं के अंतर्गत स्पष्टीकरण बताया गया है कि इंस्टिगेशन किसे कहेंगे, बोले गए शब्दों के द्वारा या लोप के द्वारा, मौन अनुकूलता, अगर कोई व्यक्ति साइलेंट है तो उसका साइलेंट रहना भी अबेटमेंट माना जाएगा किस परिस्थितियों में, इसको भी विस्तार से बताने का प्रयास किया। और इस रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अबेटमेंट से संबंधित सभी पहलुओं को मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless.
George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.